कर्नाटक में हिंदुत्व के इशू पर गर्म हुई सियासत। सीएम सिद्धरामैया पर बीजेपी का जवाबी हमला। कहा, बंटवारे की सियासत कर रही कांग्रेस ने हिंदुओं को दहशतगर्द बताया। मातम के बीच जश्न पर घिरे सीएम योगी आदित्यनाथ। गोरखपुर महोत्सव पर अखिलेश का निशाना। बाराबंकी में 11 मौत के बीच ये प्रोग्राम क्यों? आज होनी है बॉलीवुड नाइट। राज्यसभा में फेल होने के बाद एक साथ ट्रिपल तलाक पर सरकार ला सकती ऑर्डिनेंस। बीजेपी ने कहा, वादा पूरा करने के लिए इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। कश्मीर में मारे गए दहशतगर्दों को महबूबा के रुकन असेंबली ने बताया शहीद। एजाज अहमद ने कहा, दहशतगर्दों के मारे जाने पर नहीं मनाया जाए जश्न। असेंबली में हंगामा। और न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में इंडिया की एंट्री के लिए अमेरिका फिर लगाएगा ताकत। हिंदुस्तान में अमेरिकी सफीर ने कहा, बर्दाश्त नहीं होगी सरहद पार से दहशतगर्दी। आदाब नाज़रीन, खैर मकदम में आपका जी सलाम में। और आज का मुद्दा लेकर हाजिर हूं मैं सऊद मोहम्मद खालिद। और आज का मुद्दा है एजाज के अजीज मिलिटेंट्स। जी हां, दरअसल कश्मीर के वादियों से अक्सर मुल्क मुखालिफ आवाजें उठती दिखाई देती हैं, चाहे वो कश्मीर के लीडर हो या फिर वहां के कुछ लोग, चाहे कश्मीर में फौज पर पत्थर फेंकने का मामला हो या फिर कश्मीर में पाकिस्तान का झंडा फहराने की बात हो या फिर पाक का कौमी तराना ही गाना क्यों ना हो। अक्सर इस तरह के वाकयात वहां से सामने आते रहे हैं, लेकिन हालात तब हैरानकुन हो जाते हैं जब कश्मीर के लीडर वहां की आवाम को मेन स्ट्रीम में लाने की बजाय वहां के दहशतगर्दों को भाई और अपना दोस्त कहते हैं। सवाल यह कि क्या इस तरह के मुल्क मुखालिफ बयान देकर कश्मीर के लीडर अपने वोट बैंक की सियासत कर रहे हैं? क्या सिर्फ वोट बैंक की खातिर ये लीडर मुल्क को तोड़ने का काम नहीं कर रहे? और सवाल यह भी कि वतन परस्ती की बात करने वाली बीजेपी रियासत में पीडीपी के साथ सरकार में है और उसी पीडीपी के एमएलए मुल्क मुखालिफ बातें कर रहे हैं, तो क्या बीजेपी एजाज मीर की बातों से इत्तेफाक रखती है? इन्हीं सवालों के साथ शुरू करते हैं आज का मुद्दा। तो क्या एजाज के अजीज हैं मिलिटेंट्स? कश्मीर की ठंडी वादियों से निकले पीडीपी एमएलए के गर्मा गर्म बयान ने सियासी माहौल को भी गर्म कर दिया। एजाज अहमद मीर ने मिलिटेंटों को भाई कहकर एक नई बहस छेड़ दी है। एक खुसूसी रिपोर्ट आपको इस पर दिखाते हैं, उसके बाद इसी पर होगी बातचीत की शुरुआत। जब एक तरफ मुल्क दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहा है, यूएन में दहशत के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहा है, तो कश्मीर से निकले एक लीडर के बयान ने गोलियों से सुलगती वादियों में आग लगा दी। जम्मू कश्मीर में पीडीपी एमएलए एजाज अहमद मीर ने दहशतगर्दों को भाई बताकर खून के रिश्ते को पानी कर दिया। एजाज अहमद ने कहा कि कश्मीर में जो भी मिलिटेंट मारा जाता है, उसकी मौत पर हमें किसी भी सूरत में खुशी नहीं मनानी चाहिए। साथ ही एजाज अहमद ने कहा कि हमें जवानों की शहादत पर भी गम मनाना चाहिए। शहीदों के वालिदैन के साथ मिलिटेंट्स के घरवालों के लिए भी हमदर्दी रखनी चाहिए। जो कश्मीर के हैं, चाहे किसी भी हालत में मरते हैं, वो मार्टियर ही है। मिलिटेंट जो है वो कहाँ के रहने वाले हैं? वो रियासत जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं, कश्मीर के रहने वाले हैं। वो हमारे अपने बच्चे हैं। उनका मरना किसी भी लिहाज से हमें खुशी नहीं मनानी चाहिए। दहशतगर्दों से मीर की हमदर्दी पर कश्मीर में बवाल मच गया। अपोजिशन का कहना है कि सीएम अपना स्टैंड क्लियर करें। महबूबा मुफ्ती को अपनी मंशा मुल्क के सामने रखनी चाहिए। इतना ही नहीं, अपोजिशन का कहना है कि मुल्क की आवाम को हुब्बुल वतनी की सनद बांटने वाली बीजेपी को जवाब देना चाहिए। जो देशभक्ति की बात करता है पूरे देश में, बाकियों को नेशनलिज्म का सर्टिफिकेट देता है, वो जवाब दे। मोदी जी जवाब दे, अमित शाह जवाब दे। ये क्या चल रहा है? क्या आपको पहले मालूम नहीं था? पीडीपी का लाइन हमेशा सॉफ्ट सेपरेटिज्म का रहा है कि आपके कोalition पार्टनर का एक एमएलए वो कहता है मिलिटेंट हमारे वो मार्टियर हुए हैं। कश्मीर से निकले मीर के बयान ने दिल्ली के सर्द मौसम को गर्म कर दिया। मरकजी वजीर
मुख्तार अब्बास नकवी ने मीर के बयान की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। उन्होंने कहा कि जो खून बहाए, दहशत फैलाए, वो भला कैसे किसी का भाई हो सकता है। देखिए, ये टेररिस्ट हैं, ये सेपरेटिस्ट हैं, ये जो है वो कश्मीर और जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के दुश्मन हैं, उनकी तरक्की के दुश्मन हैं, उनके सुकून के और अमन के दुश्मन हैं। वो कैसे किसी के भाई हो सकते हैं? खुद महबूबा जी ने बहुत साफ कहा है कि हमें अमन के रास्ते पे चलना चाहिए। हमेशा से कश्मीर में मुल्क मुखालिफ आवाजें उठती रही हैं, चाहे फिर फौज पर पत्थर फेंकने का मामला हो या फिर पाकिस्तान का परचम लहराना हो या पाकिस्तान का कौमी तराना गाना हो। सवाल है कि क्या हिंदुस्तान में रहकर मुल्क मुखालिफ बोलकर लीडरान को अपने वोट की सियासत करनी चाहिए। मुजम्मिल अयूब, जी मीडिया। तो कई तरह के सवालात हैं और आखिर इन सवालों के जवाब क्या हैं? क्या वाकई गोली चलाने वाले अपने ही लोगों का खून बहाने वाले और मुल्क को तोड़ने की साजिश रचने वाले किसी के दोस्त, किसी के भाई हो सकते हैं? अगर ये गुमराह नौजवान हैं तो क्या इन्हें शहीद कहना ठीक होगा? गुमराह नौजवानों को रास्ते पर लाने की तमाम कोशिशें तो हो रही हैं, तमाम इकदामात भी उठाए जा रहे हैं, लेकिन अगर कोई वाकई मुल्क मुखालिफ जो तमाम सरगर्मी है उसमें मुलव्विस हो तो फिर क्या कहा जाए? क्या उसे शहीद का दर्जा दिया जा सकता है? अगर वो शहीद हैं तो हमारे जो सिक्योरिटी एहलकार हैं जो शहीद होते हैं पाकिस्तान की गोली से, सरहद पार की किसी भी गोली से या फिर मुल्क की हिफाजत को लेकर, तो फिर वो कौन है? तमाम सवाल हैं, इनके जवाब हम तफसील से तलाशने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ बातचीत के लिए इस वक्त खास पैनल जुड़ गया है। अपने मेहमानों से आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ इस वक्त 4 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। यहां पर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं रिटायर्ड मेजर जनरल एसपी सिन्हा साहब, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं। सर, आपका बहुत इस्तकबाल। इसके अलावा हमारे साथ श्रीनगर स्टूडियो से जुड़ रहे हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट इनामुन नबी साहब। वहीं जम्मू स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर डॉक्टर बशीर वेरी साहब, और वहीं हमारे साथ जम्मू स्टूडियो से ही पीडीपी के एमएलए जावेद अहमद बेग साहब हैं। आप सभी का बहुत बहुत इस्तकबाल है बातचीत में। और जावेद अहमद साहब, मैं आपसे बातचीत की शुरुआत करना चाह रहा हूं। एजाज मीर के लिए तो मिलिटेंट्स अजीज हैं, क्या पूरी पीडीपी के लिए मिलिटेंट्स अजीज हैं? क्या आपका भी यही मौकिफ है? और क्या आप भी जो हमारे सिक्योरिटी एहलकार हैं, हमारे फौज के जवान हैं, उनको शहीद नहीं बल्कि मिलिटेंट्स को शहीद मानते हैं? जहाँ तक मेरी पार्टी के मौक़िफ़ का ताल्लुक है, सीएम साहब हमारी पार्टी की प्रेसिडेंट भी हैं और रियासत जम्मू कश्मीर की वज़ीर आला भी हैं। उन्होंने अपनी कल की तकरीर में साफ और वाज़े अल्फाज में कहा कि रियासत जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है इनका ममलिकत हिंदुस्तान के साथ एक हतमी इल्हाक है जिसको न चैलेंज किया जा सकता है न जब बदला जा सकता है। Our destiny lies with India, ये एक मुसलमा हकीकत है। तो जब सीएम साहब और हमारी पार्टी के प्रेसिडेंट ये कह दें तो उसके बाद अगर कोई एमएलए कुछ कह देता है तो वो उसकी अपनी जवाबदेही है। हमारी पार्टी का और हमारा मौक़िफ़ बिल्कुल साफ और वाज़ेह है कि रियासत जम्मू कश्मीर और लद्दाख कानूनी और आईनी तौर हिंदुस्तान का हिस्सा है। नहीं, लेकिन मैंने जो पूछा आपने क्या उसका जवाब दिया? आपको लगता है, क्या आप बताइए कि एजाज मीर साहब अगर मिलिटेंट्स को शहीद कहते हैं तो क्या यह शहादत है? जो मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्विस हैं, जो मुल्क को तोड़ रहे हैं, अपने ही भाई बहनों का खून बहा रहे हैं, क्या वो शहीद हैं? एजाज मीर साहब के पास भी ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं है, ना ही मेरे पास कोई अथॉरिटी है कि हम मरने वालों को कहें कि कौन शहीद हुआ है और कौन शहीद नहीं हुआ। हम सिर्फ इतना कहते हैं। सर, उनकी सोच तो जाहिर होती है। आपके पार्टी के चुने हुए नुमाइंदे की ये सोच है तो आपकी पार्टी की क्या है वही सोच है? क्या आप उसके साथ हैं? ये तो सवाल बनता है सर। आप एक पब्लिक लाइफ में हैं, आप यहां पर अथॉरिटी की बात नहीं कर सकते। आप बताइए कि आपका एक नुमाइंदा जो कि एमएलए है, आवाम ने उसको चुनकर भेजा है, क्या वो ऐसी सोच रख रहा है तो सही है या नहीं? जवाबदेही बनती है सर। मैंने अपने बयान में इससे कबल बिल्कुल आप पर वाज़ेह कर दिया कि रियासत जम्मू और कश्मीर हिंदुस्तान का एक हिस्सा है आईनी और कानूनी लिहाज से। और जो लोग भी, जो अफराद भी, जो नौजवान भी मुल्क के खिलाफ लड़ते हैं
और मुल्क की सालमियत को खतरा पहुंचाते हैं, वो कतई तौर हमें काबिल कबूल नहीं। सालमियत को जो खतरा पहुंचाते हैं वो आपको काबिल कबूल नहीं। चलिए, बहुत अच्छा, कम से कम आपने अपना मौकिफ साफ तो करने की कोशिश की। लेकिन बशीर वेरी साहब, जो बेग साहब कह रहे हैं, उनके कहने में और असल सोच में कोई फर्क नजर आता है क्या आपको? क्या वाकई वो जिस तरह की बात कर रहे हैं, वादी में इस तरह की बात करने से तफरके को और एक तरीके से डिवाइडेशन को और अलहदगी को बढ़ावा नहीं मिलता है? वेरी साहब, बशीर वेरी साहब, आपसे सवाल है मेरा। बशीर वेरी साहब, क्या आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए, शायद बशीर वेरी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। इनामुन नबी साहब, जरा आप ही बता दीजिए कि सर, किस तरीके की सियासत है ये जो मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों यानी कि मिलिटेंट्स को शहीद का दर्जा देने की बात करती है? किस तरह की यह सियासत है जो उन्हें दोस्त और अपना भाई मानती है, जो कि खुद वो अपने दोस्त और अपने भाई को कत्ल करने से भी गुरेज नहीं करते? देखिए, ये एक हकीकत है कि जब भी कोई स्टेट डिप्राइव करती है सिटीजन्स को उनके राइट की, उन्होंने जन्म, हिस्ट्री स्टैंड्स विटनेस कि उन्होंने जन्म कभी राजगुरु सुखदेव और कुछ कभी बुरहान वानी जैसे जवानों का जन्म दिया। तो जहाँ तक आज के मुद्दे की बात है कि एजाज मीर साहब ने ये कहा कि वो मिलिटेंट मार्टियर्स है। एजाज मीर साहब काफ़ी ज़हीन एमएलए है, काफ़ी काम उन्होंने किया है, लेकिन पहली बार उन्होंने अपने लोगों की बात की है, जिसके लिए हम उसको मुबारकबाद कहते हैं। नहीं, मैं आपको बताऊं कि एजाज मीर खाली एक बंदा नहीं है। एजाज मीर साहब को आप मुबारकबाद दे रहे हैं, उनको शहीद माना है। जो एजाज मीर साहब को आप मुबारकबाद दे रहे हैं ना? बिल्कुल। आप मुझे कंप्लीट करने दीजिए, मैं उसके बाद आपके सारे सवालों को जवाब दूंगा। फिर एमएलए त्राल को लीजिए, जहां से शहीद बुरहान वानी साहब थे, तो उन्होंने भी तो बुरहान वानी एज मार्टियर। फिर एमएलए होम शालीबो को लीजिए, जिनके एनसी लीडर हमारे साथ बैठे हैं, उन्होंने भी तो मिलिटेंट्स को मार्टियर कहा। फिर शमीमा फिरदौस को ले लीजिए, उन्होंने भी मिलिटेंट्स को मार्टियर बुलाया है। इन सबों को छोड़िए, हमारी चीफ मिनिस्टर साहिबा ने परसों जब मरहूम मुफ्ती साहब की बरसी थी, क्या उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारे जवानों को शहीद किया जा रहा है? उन्होंने मिलिटेंट्स को भी शहीद कहा और फोर्सेस को भी शहीद कहा। नईम अख्तर साहब जो इस गवर्नमेंट के स्पोक्स पर्सन है, क्या ये हकीकत नहीं है कि वो भी जब वो सर्विस में रहे, वो उनको भी डिसमिस किया गया था बीच में जब उन्होंने एजिटेशन की थी ये रायशुमारी के लिए? क्या ये बात नहीं है कि नईम अख्तर साहब अपनी फर्जी कलमों से आर्टिकल्स लिखते थे मूवमेंट के लिए, कभी अहमद कमाल के नाम से, कभी फैज अहमद के नाम से, कभी सतार के नाम से, कभी इफ़त खान के नाम से, जो भी बात अली अंद्राबी के नाम से। गर्ज मेरा ये जानना चाहता हूं कि क्या किसी भी लिहाज से बता रहा हूं, ये मुल्क को जोड़ने वाली बातें हैं सर? चाहे पीडीपी हो, चाहे एनसी हो जी सर, चाहे पीडीपी हो, चाहे एनसी हो, चाहे हुर्रियत वाले, चाहे आम आदमी हो, वो मिलिटेंट को हीरो मानते, शहीद मानते। यही वजह है कि उनके जनाजों में हजारों की तादाद में लोग जाते हैं। आपने देखा शहीद बुरहान वानी के जनाजे में किस तरह लाखों लोग आए। आपने देखा और भी जो यहाँ पर बच्चे शहीद हुए, उनके जनाजों में लोगों की तादाद किस तरह रही। सर, कम से कम कितनी बड़ी और इनामुन नबी साहब, कम से कम इस तरह से टीवी डिबेट में बुरहान वानी को बार बार बुरहान वानी साहब और शहीद का दर्जा देकर तो लकब तो मत दीजिए। कम से कम आप इस तरह तो मत कीजिए। पूरे मुल्क की आवाम आपको देख रही है और सभी जानते हैं कि बुरहान वानी क्या था और कैसा था और किस तरह का चेहरा था। 5 लाख लोग और 40 बार जनाजा पढ़ना खुद ब खुद कहता है बुरहान वानी क्या है। उसको मेरी आपकी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। तो सर आप मत दीजिए ना सर्टिफिकेट। जनाजा और 40 बार उनका जनाजा पढ़ना खुद कहता है कि लोग उनको क्या समझते हैं। उनको आपकी और मेरी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। अगर आप असेंबली का रिकॉर्ड चेक कर लीजिए जनाब, पिछली बार जब असेंबली में यह सवाल उठाया गया कि क्या बुरहान वानी मार्टियर है कि नहीं, एक्सेप्ट बीजेपी वालों ने खाली माना कि वो मार्टियर नहीं है, बाकी सबों ने हाथ नीचे रखे। आपसे मैं एक सवाल करता हूं, आप आजमाइए, सारे लोग फिर एक्सपोज होंगे। आप पीडीपी एनसी के जो एमएलए है 28 और 10,
उनको एक एक करके फोन करके पूछे जो मिलिटेंट यहाँ मारे जाते हैं। हमारे साथ नहीं, आपको बशीर वेरी साहब है, जरा उन्हीं से हम पूछ लेते हैं। यहाँ तक कि आप सरताज वेरी साहब की बात तक हमारी आवाज जो पीडीपी के वाइस प्रेसिडेंट है, क्या उन्होंने ये नहीं कहा टॉक्स विदाउट मिलिटेंट्स, टॉक्स विदाउट हुर्रियत एंड पाकिस्तान इज एपॉलिटिकल? क्या ये बात सही नहीं है कि जब चीफ मरहूम मुफ्ती साहब चीफ मिनिस्टर बन के आए, उन्होंने पाकिस्तान और हुर्रियत और मिलिटेंटों का शुक्रिया अदा किया? ठीक है, इनामुल नबी साहब आ रहा हूं मैं। हकीकत है, इसके लिए कोई बशीर वेरी साहब क्या आवाज आ रही है? ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ये तो इनको लोगों का मैंडेट है और लोग बशीर वेरी साहब, अभी आप सुन रहे थे कि अहमद बेग साहब क्या कुछ कह रहे हैं, इनामुल नबी साहब को आप देख रहे हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं और किस तरह की बातों का और किस तरह के लकब का इस्तेमाल कर रहे हैं यहां पर टीवी डिबेट में बैठ करके। क्या आप उनकी बात से इत्तेफाक रखते हैं? क्या आप भी ये मानते हैं कि बुरहान वानी शहीद था और जो भी दोस्त बताया गया है, दोस्त भाई या फिर शहीद मिलिटेंट्स को, क्या आप उससे इत्तेफाक रखते हैं एजाज मीर साहब से? देखिए अलमिया ये है, जो लोग हुकूमत में हैं, जो बरसरे इक्तिदार है इस वक्त, उन्हीं की वजह से, उनकी नाकस कारकर्दगी की वजह से लॉ एंड ऑर्डर को वो अच्छी तरह से कंट्रोल ना कर पा रहे हैं, उनकी वजह से लोग बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं। ये सरकार का फेलियर है। और उसके बाद उसी के एमएलए, ट्रेजरी बेंच के एमएलए ऐसी बातें करते हैं। मुझे समझ ही नहीं आ रहा है, अगर ये सरकार में है तो सरकार में होने के बावजूद इनकी गवर्नमेंट में ऐसे काम हो रहे हैं, बेगुनाह मारे जा रहे हैं। और न्यूज को सेंसेशनलाइज करने के लिए कभी आपकी नजर से भी जो लोग मारे जा रहे हैं, जो पुलिस एनकाउंटर पे मारे जा रहे हैं, जो पुलिस के ऊपर, जो वहां पर सिक्योरिटी एहलकार के ऊपर, फौज की टुकड़ी पर काउंटर अटैक कर रहे हैं, सीआरपीएफ के कैंप उड़ा दे रहे हैं, वो बेगुनाह हैं। भाई आपका ये सिस्टम ही ठीक है। बेरी साहब, आपका ही सवाल, आपसे ही सवाल है सर। अब और क्या होना है? बेरी साहब, क्या आपकी आवाज आ रही है सर? चलिए, बेरी साहब तक कुछ तकनीकी दिक्कत है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, बार बार शायद हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही, सवाल वो ले नहीं पा रहे, इसलिए जवाब नहीं आ रहा है। लेकिन हमारे साथ स्टूडियो में एसपी सिन्हा साहब हैं, डिफेंस एक्सपर्ट, जो कि रिटायर्ड मेजर जनरल हैं। एसपी सिन्हा साहब, हम एक मुल्क की बात करते हैं, कश्मीर की बात करते हैं, कश्मीर को जोड़े रखने की बात करते हैं, वहां की आवाम को अपनी आवाम की बात करते हैं, सब एक है। लेकिन यहां पर जिस तरह की बातें हो रही हैं, क्या दिल दुखता है? बहुत दुखता है जब राष्ट्रीयता नंबर 2 पोजीशन पे आ जाए और जब खाली धर्म नंबर 1 पे पोजीशन पे आ जाए। जब शायद उससे पहले भी सुनिए ना, यदि पॉलिटिकल पार्टी का मुद्दा हो कि सत्ता में कैसे रेलेवेंट रहना है, यदि किसी पॉलिटिकल पार्टी का मुद्दा हो कि हमारी वोट बैंक डिस्टर्ब न हो, एक पॉलिटिकल पार्टी का चीफ मिनिस्टर यदि आतंकवादियों का सपोर्ट लेके इलेक्शन जीतती है, तो आप ऐसे नेताओं से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? पहली बात। दूसरी बात, मैं खुले शब्दों में कहना चाहता हूं कि मेजॉरिटी, कश्मीर की मेजॉरिटी, जम्मू की बात नहीं कर रहा, कश्मीर की मेजॉरिटी ने अपनी राष्ट्रीयता बेच रखी है, गिरवी कर दिया पाकिस्तान को। यहां सिर्फ धर्म की राजनीति हो रही है, सिर्फ धर्म, हिंदुस्तान की बात नहीं हो रही है। बहुत खुले शब्द में कहना चाहता हूं। और ये नवी वगैरह ऐसे जो लोग हैं, ये रोड छाप नेता भी नहीं मैं कहूंगा, रोड छाप लोग, ये पाकिस्तान के एजेंट है, ये राष्ट्रद्रोही हैं। इनको तो सरकार को अरेस्ट करके इनको एकदम इंडियन पिनल कोड 121 के तहत इसको बुक करना चाहिए। ये ऐसे ऐसे बकवास करता रहता है टीवी पे आके और पाकिस्तान की भाषा बात करता है। और बुरहान वानी साहब बोलता है, अरे जो शहीद बुरहान वानी साहब बोलता है, जो स्कूल ड्रॉप आउट है, जो ड्रग एडिक्ट है, जो औरतों के मतलब भोले भाले लोगों के घर में घुस के बलात्कार करता है, जो हथियार लेके करता है, जो सिक्योरिटी फोर्सेज के लोगों को मारता है, वो शहीद है। कहीं ना कहीं सवाल यह है कि कुछ लोग को शब्दावली, डिक्शनरी बदलने की जरूरत है।
डिक्शनरी बदलने की जरूरत है। ठीक है इनामुन नबी साहब, ठीक है। शहीद कौन है, शहीद कौन है, वो डिक्शनरी का मीनिंग बदलने की जरूरत है, शब्दावली को समझने की जरूरत है। मेरा ख्याल है पाकिस्तान के कुछ लोग, नबी इंक्लूडेड, नबी उसमें शामिल है, ऐसे ऐसे लोग का पूरी तरह से ब्रेन वॉशिंग हो चुका है। अरे ये तो पाकिस्तान के एजेंट है, ये पेड एजेंट है पाकिस्तान का, ये क्या बकवास करेगा टीवी पे। ऐसे ऐसे सड़क छाप लोग हमारे बच्चों की ऐसे ऐसे सड़क छाप, नहीं सर ठीक है, आप ऐसे ऐसे लोग को टीवी पे बुलाते क्यों हैं? आप नबी ऐसे घटिया आदमी को, आप भिंडरा वाले को किसने भिंडरा वाले बनाया हीरो? मीडिया ने बनाया। ये नबी सड़क छाप आदमी को क्यों बुलाते हैं आप? नहीं सर, इसकी आस्था, इसकी आस्था कम से कम डिबेट में, अरे डिबेट में क्या थोड़ी नहीं, राष्ट्र इंपॉर्टेंट है कि नबी इंपॉर्टेंट है? ऐसे ऐसे सड़क छाप आदमी को मत बुलाया कीजिए। ये अपनी टीआरपी बढ़ाता है, ये राष्ट्रद्रोही है, ये पाकिस्तान का एजेंट है, पाकिस्तान से पैसा लेता है और बकवास करता है। ठीक है, लेकिन किसी के बारे में नाज़िबा अल्फाज का इस्तेमाल कम से कम हम बातचीत में नहीं करें। राष्ट्रद्रोही चाहे वो पीडीपी हो, चुप हो जाओ तुम। नबी तुम बकवास मत करो, यू कीप क्वाइट, कीप क्वाइट। आप भी बकवास मत करें, आप चुप रहो। यू कीप क्वाइट, यू ट्रेटर, राष्ट्रद्रोही। बुरहान वानी हीरो है, शहीद है, बकवास करता है। If speaking truth amounts to be traitor, I allow to be. If speaking truth amounts to be a traitor, I allow to be. अरे तुमको तो सरकार क्यों नहीं उठा रही है, ये मुझे ताज्जुब लगता है। तुम्हारे ऐसे मच्छर को तो 2 मिनट का खेल हो। यदि जिस दिन शनि दृष्टि तुम्हारे सरकार की पड़ी तुम्हारे पे, तुम्हारा अस्तित्व 2 मिनट में खत्म होगा। नबी सड़क छाप आदमी, फिर एमएलए होम शालीबोक को भी उठाओ, फिर एमएलए लंगेड़ को भी उठाओ। जिस तरह से जिस रास्ते पे आप लोग चल रहे हो, आप बर्बादी को इनवाइट कर रहे हो। आप हिंदुस्तान ऐसे चलिए सर, ठीक है सर, शक्तिशाली देश से पंगा लेने का अंदाजा लगा सकते हैं आप हिंदुस्तान ऐसे शक्तिशाली देश से पंगा लेने का सोच रहे हो। अरे तुम्हारी अस्तित्व क्या है? अरे नबी तू है क्या? तेरी अस्तित्व क्या है नबी? तू है क्या? अगर मारदार अरे प्यादा भी नहीं है तू नबी, तू प्यादा भी नहीं है, तू खाली पाकिस्तान का एजेंट है नबी, तू पाकिस्तान का एजेंट है। तू देश से माफी मांग, बैठो दोनों, तू इस देश में रहता है, इस देश का खाता है और पाकिस्तान की गुलामी करता है। नबी तू कलंक है इस देश के लिए। हमने आपके पहले कलंक है, खा तो आप रहे हैं, खा तो आप रहे हैं, कलंक है, एनएचपीसी तू शर्मिंदा है अपने आप को, परसों से तुम खा तो आप हमारा रहे, अपनी नस्ल दिखा रहा है, हमारे रिसोर्सेज लूटे हैं, तुम नस्ल दिखा रहा है नबी, बनती है, तुम कलंक है आप हमें नबी, तू कलंक है इस देश के लिए नबी, तू ट्रेटर है, तू एडमिट कर, तू देशद्रोही है, तू एडमिट कर, तू ट्रेटर है, तू एडमिट कर, तू ट्रेटर है, ट्रेटर नबी, तू एडमिट कर। पाकिस्तान कितना पैसा देता है तुम्हें? ठीक है सर, पाकिस्तान कितना पैसा देता है? देश को बता, देश को बता। ठीक है, मैं रोक रहा हूं, आप दोनों को रोक रहा हूं सर। एक पाकिज़गी बना रखे बातचीत का कम से कम एक तरीका और एक, अरे तरीका नहीं, ये क्या बकवास करता है? ठीक है, लेकिन अपनी रवायत, अपनी सकाफत को हम कम से कम जाहिर करें अच्छी तरह से और एक नाज़िबा अल्फाज से बचे। ठीक है सर, मैं आऊंगा आप दोनों के पास। हमारे साथ कांग्रेस से भी तर्जुमान कमलाकर त्रिपाठी जी भी फोन लाइन के जरिए जुड़ चुके हैं, हम उनके पास भी जाएंगे। लेकिन कमलाकर जी मैं आपके पास आऊं उससे पहले जरा छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है, ब्रेक से लौटते हैं और फिर बातचीत को यहीं से आगे बढ़ाते हैं। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल है। आज का मुद्दा में आज हम बात कर रहे हैं वादी जम्मू कश्मीर के उन लीडरान की उस सोच की जो कि मिलिटेंट्स को शहीद बता देते हैं। हमारे साथ बातचीत के लिए खास पैनल मौजूद है और हमारे साथ कांग्रेस के तर्जुमान कमलाकर त्रिपाठी जी भी फोन लाइन के जरिए जुड़े हुए हैं, जरा उनके पास चलते हैं। कमलाकर जी, जो बातें आ रही हैं, चाहे पीडीपी हो चाहे वो एनसी हो, ये सभी एक ही तरह की कहीं ना कहीं मिलीजुली बातें करते हैं कि हमारे लोग मारे जा रहे हैं, बेगुनाह मारे जा रहे हैं। लेकिन जो बेगुनाह नहीं है, जो ये साफ हो चुका है कि ये मिलिटेंट्स हैं और जो मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्विस होते हुए मार गिराए गए, उनको शहीद कह देना कितना ठीक है? क्या इससे कहीं ना कहीं मुल्क तोड़ने की बू नहीं आती है? देखिए सऊद भाई, भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र सबके सामने है। ये वो सरकार है जो बुरहान वानी के भाई को कॉम्पनसेशन देती है, ये वो सरकार है जो मसर्रत आलम की रिहाई करती है
और अगर आप इसके पहले भी देखने जाएंगे तो मौलाना अजहर मसूद को अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट में दामाद की तरह ले जाकर के कांधार छोड़ा गया। ये पूरे हिंदुस्तान भर में जितने अलगाववादी ताकतें हैं, आसाम में जो बोडोलैंड की डिमांड करने वाले हैं, इनका समझौता उनके साथ है। जो पंजाब में जो खालिस्तान की डिमांड करने वाले हैं, इनका समझौता इनके साथ है। कश्मीर में पीडीपी जो है, अभी महबूबा मुफ्ती जी ने कुछ ही दिन पहले बयान दिया था कि हिंदुस्तान का झंडा उठाने वाला यहाँ कोई नहीं मिल रहेगा अगर इससे छेड़छाड़ की गई। अभी ईद पर जो है वो लगभग 1000 से ज्यादा पत्थर मारने वालों को जो जेल में बंद थे, हम अपनी सरकार में पत्थर मारने वालों को जेल में बंद करते हैं, ये पत्थर मारने वालों को छोड़ते हैं। बेसिकली ये पूरी तरह से सिर्फ सत्ता लोलुप है। किसी भी तरीके से इनके हाथ में सत्ता रहनी चाहिए, चाहे उसके लिए देश को कितनी भी बड़ी कीमत चुकानी पड़े। कमलाकर जी, लेकिन इस तरह के बयान पर बीजेपी भी सख्त मजम्मत कर रही है। बीजेपी ने भी साफ तौर पर इस पर एतराज जताया है। नहीं, मजम्मत का क्या मतलब है? आप जिस सरकार में है, केंद्र में आपकी सरकार है, प्रदेश में आपकी सरकार है, प्रदेश में जिस घटक दल से आप समझौता करके सरकार बनाते हुए हो, आप क्यों नहीं वहां सरकार तोड़ते हो? या उसको ये पहली घटना, अगर ये सॉलिटरी इंसिडेंट होता सऊद भाई, तो मैं मान लेता कि शायद किसी कभी यहाँ तो चीफ मिनिस्टर ने स्वयं कहा है, अभी आ रहा हूं मैं, मुसलमानों पर भी वो सर्टिफिकेट दे रही थी। वेरी साहब, मैं आ रहा हूं आपके पास। बशीर वेरी जी, आता हूं। उनमें कोई आतंकवादी गतिविधियां नहीं है। ये पूरी तरह से दोहरे चरित्र की सरकार है। ठीक है, दोहरा चेहरा है, मतलब नहीं है। चलिए, हमारे साथ बीजेपी के तर्जुमान आज नहीं है, सत्ता चाहिए, नहीं तो मैं उनसे डायरेक्ट रिप्लाई लेता, लेकिन ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। और बेरी साहब, मैं आपके पास आऊं, लेकिन उससे पहले एसपी सिन्हा साहब, मैं आपके पास आना चाहता हूं। जरा एक टोटलिटी में जवाब आपसे चाहता हूं कि एक शख्स जो कि एमएलए है और उस पार्टी का एमएलए है जिसकी रियासत में सरकार है, उसकी तरफ से इस तरह का बयान आया, अगर सिक्योरिटी के नुक्ता नजर से देखा जाए तो किस तरह से आप देखते हैं? आप डिफेंस एक्सपर्ट हैं, क्या यह बेहद खतरनाक है? बहुत खतरनाक है, यह बहुत गैर जिम्मेदार वाला वक्तव्य है, पहली बात। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि वहां के जो यूथ हैं भोले भाले, उनको क्या संदेश जा रहा है? संदेश जा रहा है कि तुम जॉब मत करो, नौकरी मत करो, पेशा मत करो, बिजनेस मत करो, तुम आतंकी बनो, तब हम तुमको शहीद कहेंगे। इस तरह का संदेश जा रहा है। पूरे सोशल फैब्रिक को, वहां का जो समाज है उसमें आतंकवाद का जो इंजेक्शन देने की जो प्रतिक्रिया हो रही है, ये सब दिखाता है। तो ये तो बहुत ही खतरनाक है और मुझे लगता है कि अब बहुत सख्ती से पेश आने की जरूरत है ऐसे ऐसे लोगों के साथ। लेकिन सर, और सुनिए मिस्टर सौद, मैं बहुत खुले शब्दों में कहना चाहता हूं कि बार बार मेरे कई दोस्त पूछते हैं कि कश्मीर की समस्या का हल क्या है, समाधान क्या है। मैं बहुत ब्लंटली बोलने जा रहा हूं, जब तक 370 रहेगा, जब तक 35A रहेगा, जब तक कश्मीर के डेमोग्राफिक कंपोजिशन में बदलाव नहीं आएगी, तब तक ये समस्या चलती रहेगी। अपने मैनिफेस्टो में बात कहने के बावजूद, अपने इलेक्शन कैंपेन के में बात कहने के बावजूद बीजेपी ये तरमीम करा नहीं पाई। बीजेपी तो खामोश हो जाती है, उधर साइड हो जाती है। पीडीपी कहती है कि इसको हम छेड़छाड़ नहीं होने देंगे, लेकिन बीजेपी हट जाती है। मिस्टर सौद, मैं बीजेपी तो फेल है यहाँ पर। मिस्टर सौद, मैं अपने डिफेंस अनुभव बैकग्राउंड के माध्यम से ये आपको कह रहा हूं कि सोल्यूशन ये है। अब सोल्यूशन क्यों नहीं ग्राउंड में इंप्लीमेंट होता है, वो किसी आप पॉलिटिकल पार्टी के लीडर से पूछे, वो उपयुक्त होगा। ठीक है सर, ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। लेकिन बशीर वेरी साहब, आप इस पर जवाब देना चाह रहे थे। आप कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस भी इससे बिल्कुल अलग नहीं नजर आती है। फारूक अब्दुल्ला साहब के बयान जो सामने आते हैं वो भी तो ऐसा ही है, इसी तरह की हिमायत करते हैं। से लेकर लखनपुर तक आ रहा हूं। इनामुल नबी साहब, मैं आता हूं आपके पास। वेरी साहब से रिएक्शन लेकर आपके पास आ रहा हूं। से लेकर चिनाब तक हम सब एक है, चाहे वो जम्मू का डोगरा हो या कश्मीरी हो, हम सब एक है। हम अपनी डेमोग्राफी को बचा कर ही रहेंगे। ठीक है, मैं आ रहा हूं। सऊद साहब, देखिए ये कैलकुलेटेड बयान है, ये अलमिया है हमारी कौम का। एक विधायक है, एक मेंबर है जो हुकूमत में है इस वक्त, और उनकी हुकूमत की वजह से लोग, बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं, और ये ऐसे बयान देते हैं, सिर्फ और सिर्फ मकसद है सेंसेशन क्रिएट करना। सेंसेशन के सिवा और कोई इनका मकसद नहीं है।
नहीं, लेकिन मेरी साहब सभी को एक नजर से बेगुनाह कह देना क्या ठीक है? सर, एक दो बेगुनाह हो सकते हैं, कुछ बेगुनाहों की भी जान चली जाती है, सीज़फायर में भी कुछ आम शहरी मर जाते हैं, लेकिन जो मिलिटेंट्स हैं सर, वो उनको शहीद कह रहे हैं। मुझे आप पूरा कहने दें, मुझे पूरा कहने दें, उसके बाद आप पूछें। ये सिर्फ और सिर्फ सेंसेशन क्रिएट करने की बात है। अगर इसमें कहीं भी कोई सच्चाई होती, अगर यहाँ के अवाम को उनको दुख दर्द होता, तो या तो ये रिजाइन करके गवर्नमेंट के खिलाफ ही वहां पे इस्तीफा देके उनको कहते कि आप गलत कर रहे हैं, आप लोगों बेगुनाह लोगों को मार रहे हैं वहां पे। अगर इनमें कोई सच्चाई होती, सच्चाई कोई नहीं है। सरकार किनकी है? सरकार इनकी है। सरकार भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी वालों की है। ये किसको बेवकूफ बना रहे? शहीद बोल के, शहीद का लफ्ज इस्तेमाल करके ये उन लोगों की बेहुरमती कर रहे हैं, उन वालिदैन के जख्मों पे नमक छेड़ रहे हैं जिनके बच्चे मारे गए। जावेद अहमद बेग साहब, नहीं है, जख्मों पर आप नमक छिड़क रहे हैं और जो ये बातें कही जा रही हैं, दरअसल आपकी डिप्लोमेसी नहीं बल्कि आपके दोहरे चेहरे को दिखाती है। ये इंतहाई दुख और अफसोस के साथ दो तीन गुजारिशात करूंगा, अगर आप मुझे मौका फराहम करें बोलने का। ये जो हमारे मेजर जनरल सिन्हा साहब यहाँ हैं, इनकी मुल्क के लिए बहुत खिदमत होगी, जाहिर सी बात है, जब इतने बड़े रुतबे पे पहुंचे हैं, और जो इनकी मुल्क के लिए खिदमत रही है, मैं उनको सलाम पेश करता हूँ। मैंने वाज़े अल्फाज में कह दिया कि हमारी सीएम साहब ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस एक स्टेटमेंट दी कि हमारा हिंदुस्तान के साथ कानूनी और आईनी जो रिश्ता है, यही हमारी मुकद्दर है। जब सीएम साहब ये स्टेटमेंट दे देती हैं और उसके बाद जो हमारे पार्टी के नहीं बल्कि गवर्नमेंट के स्पोक्स पर्सन हैं, उसके बाद जब वो भी स्टेटमेंट दे देते हैं कि हमने सीएम साहब की स्टेटमेंट को ही सीरियसली लेना है, बाकी जो इंटरनल इश्यूज हैं अगर कोई हद क्रॉस करता है एमएलए, उसको अपने लेवल पर एड्रेस किया जाएगा। ये कहने के बाद मुझे दो तीन गुजारिशात करनी है। आप बहुत शॉर्ट में सर, जल्दी से। नहीं, अगर आपको जल्दी है तो आप ना पूछे मुझसे, क्योंकि मैं 1 घंटे से यहाँ इसलिए नहीं बैठा हूँ कि आप मुझे बोलने का मौका फराहम सर। सबको आप इल्जाम लगाएंगे और इल्जाम का जवाब है सर। आप जवाब है, मैं आप ही के पास हूँ और आप ही से बोल रहा हूँ। मेरी बस आपसे भी गुजारिश है कि जो भी बात आप रखे थोड़ा शॉर्ट में। एमएलए हूँ, मेरी अर्ज सुने, मैं एमएलए हूँ, मैंने मुल्क की सालमियत का, मेरी बात गौर से सुने, मैं एमएलए हूं, मैंने मुल्क की सालमियत का हलफ उठाया है। मैंने हलफ उठाया कि मैं खुदा और उसके रसूल को हाजिर नाजिर रखकर हिंदुस्तान की सालमियत और हाकमियत को तस्लीम करता हूं। मुझसे ये तवक्का न रखें कि मैं एक तरफ मिलिटेंट्स के साथ दोस्ती रखूंगा और दूसरी तरफ मुल्क की वफादारी का हलफ उठाऊंगा। अगर जरूरत पड़ेगी तो हम मुल्क के सवाल यही तो उठता है कि क्या एजाज मीर साहब ने ये हलफ नहीं उठाया? एजाज मीर साहब को ये हलफ याद नहीं रहा? क्या अल्लाह और रसूल का उनका हलफ कहीं और चला गया? उन्होंने शपथ नहीं। मुझे बात पूरी करने दें, ठीक, मुझे बात पूरी करने दें। एक बहुत ही गलत मैसेज वहां से आप लोग ये देते हैं, एक गलत मैसेज आप लोग ये देते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस मेन स्ट्रीम भी जो है वो भी अलहदगी पसंद ही है, पीडीपी वाले भी अलहदगी पसंद हैं, जो हुर्रियत है वो तो ऑलरेडी अलहदगी पसंद है, फिर यहाँ इस मुल्क में हिंदुस्तानी रहा कौन कश्मीर में? फॉर गॉड सेक इस तरह का मैसेज न दें जो गलत है। यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस और बीजेपी हम मेन स्ट्रीम को रिप्रेजेंट करते हैं और हम हिंदुस्तान को, अपनी मुल्क को इज्जत और विकार की नजर से देखते हैं। ठीक है, अगर हमने कोई ब्लैक शीट है हम उसके साथ अलग डील करेंगे। बहुत शॉर्ट सवाल पूछना चाहता हूं। दूसरी बात सेल्फ रूल क्या? एक बहुत ही अहम बात मैं आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं। फिर ड्यूअल करेंसी। लेट मी स्पीक इनाम साहब, प्लीज डोंट क्रिएट न्यूसेंस। लिसन टू मी। आप इनाम साहब से सिर्फ एक सवाल मेरी तरफ से पूछना, और ये अमानत है। अगर ये समझते हैं कि कश्मीर में जो लोग बंदूक उठा के हिंदुस्तान के खिलाफ लड़ते हैं वो शहीद होते हैं, ये हट्टे कट्टे जवान हैं, ये क्यों नहीं शहीद होने के लिए जाते, बॉर्डर पार बंदूक लेके आते? दूसरे के बच्चों की मौत को ग्लैमराइज करके सियासत करना एक बात है, अगर तुम में हिम्मत और जुर्रत है बंदूक उठा वो और शहीद हो जाओ, हम भी खुश हो जाएंगे, हम भी आपको फायदा भेज देंगे। ये दूसरों के बच्चों में बड़ी बहादुरी करते हो टीवी पे आके, वो उसके लिए जिम्मेदार एक एमएलए के पीए थे, सही कह रहे हैं। अगर तुम समझते हो कि ये होली वार है, go and pick up the gun and fight and prove that you are
करेंसी किसने उठाई थी? ड्यूअल करेंसी उसका क्या हुआ? ड्यूअल करेंसी का क्या हुआ? सेल्फ रूल का क्या हुआ? जॉइंट असेंबली का क्या हुआ? आपकी झूठे वादों की वजह से बच्चों इनामुन नबी साहब, मुझे हैरानी है आज आप एजाज मीर साहब की हिमायत कर रहे हैं। एजाज मीर, ठीक है, आ रहा हूं सर, ठीक है। बेग साहब मैं आता हूं, एसपी सिन्हा सर मैं आ रहा हूं आपके पास। आपने तो ड्यूअल करेंसी के नारे दिए, आपने तो जॉइंट असेंबली के नारे दिए, आपने उनको बाग दिखाया, फिर आपने उनके साथ झूठे वादे किए, आपने बीजेपी के खिलाफ वोट लिया था और आपने उन्हीं के साथ हाथ मिलाए। ये भी कहिए। मैंने लिया ना, मैं जवाब दूंगा। आप पंचायत इलेक्शन लड़के दिखाओ। ठीक है, मैं आ रहा हूं, बेग साहब आ रहा हूं, लेकिन इनामुन नबी साहब मेरा सवाल ये है कि मुझे बड़ा ताज्जुब हो रहा है कि यहां पर आप एजाज मीर साहब की हिमायत कर रहे हैं, उनके साथ बात में बात मिला रहे हैं, लेकिन बेग साहब उस बात को कंडेम कर रहे हैं और आप बेग साहब के निशाने पर है। अंदाजा लगाइए कि आप कहां खड़े हैं सर। इनामुन नबी साहब आप बताइए। मैं इनाम साहब से मैं कंडेम करता हूं किसी भी ऐसी स्टेटमेंट को जो मुल्क के खिलाफ हो, जो मुल्क की सालगिरह के खिलाफ हो, जो मुल्क की सेफ्टी सिक्योरिटी के खिलाफ हो। जी, ठीक है, लेकिन इनाम साहब जरा आप बताइए कि खुद बेग साहब इसकी मजम्मत कर रहे हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? मैं बता रहा हूं ना, मैं जवाब बता रहा हूं जनाब। मुझे बेग साहब का एहतराम है, बेग साहब ऑनरेबल एमएलए हैं, मुझे उनका एहतराम है। मैं उनको याद दिलाऊं कि 7 जुलाई पीडीपी के वाइस प्रेसिडेंट का बयान पढ़े, वो सरताज मन्नी साहब का, उन्होंने कहा टॉक्स विदाउट हुर्रियत एंड पाकिस्तान इज ए पॉलिटिकल। मुझे उनका एहतराम है, उनसे पूछे क्या सेल्फ रूल आपका नारा नहीं था? अगर इंटीग्रेशन ही हुई तो फिर सेल्फ रूल का क्या नारा था? क्या उन्होंने जॉइंट असेंबली के नारे? सर आप बंदूक उठाकर जा रहे हैं शहीद होने, आप भी शहीद हो जाइए फिर। मेरी बात बेग साहब तो सीधे ये कह रहे हैं। मैं आ रहा हूं सर, ठीक है, मैं आ रहा हूं। इनाम साहब मैं आता हूं आपके पास। एसपी सिन्हा साहब इसमें कुछ जोड़ना चाह रहे हैं? एसपी साहब बेग साहब से बहुत जल्दी से सर, मुझे ब्रेक पर जाना है। क्या एमएलए त्राल मुश्ताक अहमद बुरहानवानी को मार्टियर नहीं कहा? बेग साहब से ही पूछिए सर, बहुत जल्दी से। ठीक है इनाम साहब मैं आ रहा हूं सर आपके पास। ठीक है, मैं बेग साहब के वक्तव्य से सहमत हूं और मैं उनको सपोर्ट करता हूं जिस तरह से बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि मिस्टर नबी खून की दलाली करते हैं। इतना हिम्मत है तो गन उठाओ, शहीद बनो। ठीक है सर, ये बात आप कह रहे हैं, मैं इस पर एक बार फिर से आपके पास आ जाऊंगा, लेकिन वक्त एक और छोटे से वक्फे का है। जल्द लौटते बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल है। बातचीत को हम आगे बढ़ाते हैं और इनामुन नबी साहब मैं आपके पास आना चाह रहा हूं कि जिस तरह की बात आप कर रहे हैं सर, आपके साथ तो कोई खड़ा हुआ नजर नहीं आ रहा है। जिसने ये बात कही उसकी पार्टी के भी आपके साथ खड़े नजर नहीं आ रहे। आखिर क्यों आप ऐसी बात करते? कम से कम आप एक पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर जुड़े थे सर, आप कम से कम सियासी बात करते, आप तज्जिया करते, आप तो खुद सियासत करने लगे। इसमें सियासत क्या बात है? मैं आपको इनके पार्टी के स्टेटमेंट्स याद दिला रहा हूँ। मैंने इनको एमएलए त्राल मुश्ताक साहब का, वो भी ऑनरेबल एमएलए है, उनका स्टेटमेंट याद दिलाया। आप कहे तो मेरे पास उनकी प्रेस कटिंग है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। आप एमएलए होम शालीबुक जो एनसी से है, उन्होंने परसों कहा कि जो मिलिटेंट्स यहाँ मर रहे वो शहीद है। आप कहे तो मैं आपको उनकी भी ठीक है सर, ठीक है। आपने सियासत नहीं की, लेकिन सर आप हिमायत तो कर रहे हैं ना। मेरी बात मुझे कंप्लीट करने दीजिए। आप बेग साहब और एमएलए, आप बेग साहब ने मेरे से ये सवाल पूछा कि गन के बारे में। जनाब हम तो गन के खिलाफ है। कौन चाहेगा कि बच्चों की लाशें देखना? मरे कोई भी, मरता तो इंसान है, चाहे वो पुलिस वाला हो, चाहे वो मिलिटेंट हो, चाहे वो फौजी हो। एक माँ से उसका बेटा छीन लिया जाता है। मैं इसीलिए आपसे कहता हूँ, रादर देन गोइंग फॉर दीज थिंग्स इन मुद्दों पर कौन क्या है, उससे अच्छा है कि आप असल मुद्दे पर बात करें। असल मुद्दा ये है कि आपने हमारे साथ वादा किया था रायशुमारी का। असल मुद्दा ये है कि जम्मू कश्मीर जो असल मुद्दे पर जरा बात कर लेते हैं, बहुत कम वक्त है। जिसके लिए पीडीपी ने कभी सेल्फ रूल का नारा दिया और जिसके लिए एनसी ने
मैं आ रहा हूँ इनाम साहब, मैं रोक रहा हूँ, माफी के साथ रोक रहा हूँ इनाम साहब। ठीक है, ठीक है, मैं आता हूँ और आ रहा हूँ। वेरी साहब मैं आ रहा हूँ, वेरी साहब आपके पास भी आ रहा हूँ, लेकिन बेग साहब मैं, ठीक है बेग साहब मैं आऊंगा, लेकिन वेरी साहब ठीक है, ठीक है वेरी साहब, ठीक है, आपका ये सिस्टम ठीक नहीं था। मैं जस्ट हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, गो अहेड, आप अपनी बात रखें। हाँ, इस पूरी सिचुएशन को देखते हुए इस वक्त जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए। ये जो लोग इस वक्त सेंसेशन क्रिएट करने के लिए जो मीडिया को बयान देते हैं, अगर उनमें जरा भर भी कहीं पे कोई सिंसियरिटी है, उनको अपनी सरकारों के सामने इस्तीफा देना चाहिए और वाकई लोगों के लिए लड़ना चाहिए। हैविंग सेड एंड डन। और दूसरा जो नैरेटिव इस वक्त आपकी तरफ से भी आ रहा है, जो हमारे रिटायर्ड आर्मी के हमारे यहाँ पे वरिष्ठ हमारे ऑफिसर बैठे हुए हैं जिन्होंने जो रिटायर्ड है, अब इन लोगों को भी मैं याद दिलाना चाहता हूं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र भाई मोदी ने 15 अगस्त को जो रैमपार्ट फोर्ट, रेड फोर्ट के रैमपार्ट से जो कहा था कश्मीरी को गाली नहीं देना है, कश्मीरी को गले लगाने की जरूरत है, वो वक्त आ चुका है जिसको प्रैक्टिकली आपको दिखाना है। आज भी हम आम कश्मीरियों की बात ही कर रहे हैं, हम यही तो पूछ रहे हैं कि आम कश्मीरियों को बहकाने वाले बयान क्यों दिए जा रहे हैं, आपने देखा क्यों ये बात कही जा रही है कि तुम रोजगार मत। जो पीएचडी स्कॉलर है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से, उसने अपनी कहानी और अपनी रवाजात बयान किया। एक और छोटा मिलिटेंट 10वीं में पढ़ता है, आज उसने डिस्टिंक्शन लिया, लेकिन वो बरसरी बेकार है। इस वक्त छोटे छोटे हमारे बच्चे ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है, हम उनकी हिमायत ही करते हैं, हम यही कहते हैं कि आखिर क्यों बयानात ऐसे दिए जाते हैं कि हमारे जो अपने बच्चे हैं, जो हमारे आम कश्मीरी हैं, वो गुमराह हो, हमारी नौजवान नस्ल को बर्बाद किया जा रहा है। ठीक है बेग साहब, गुजारिश करता हूं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, सब लोगों से, इस वक्त कलेक्टिव जिम्मेदारी की ठीक है बेग साहब, ये कहीं ना कहीं मोरल बूस्ट करने वाली बात हो जाती है। बेग साहब, अगर आप इत्तेफाक नहीं रखते या एजाज मीर साहब ने गलत बात कही तो उनके ऊपर क्या एक्शन लेंगे? आप सीज करते हैं, क्यों नहीं आप सरेंडर कराते हैं उन बच्चों को? ठीक वेरी साहब, ठीक है, मैं सर जवाब ले रहा हूँ, देखी है, जवाब ले रहा हूँ सर। बादशाह दूसरे बादशाह के ऊपर चढ़ाई करता था, जवाब ले रहा हूं, 6 महीने वो उस किले के सामने उसका वो ठीक है बेग साहब, एक छोटे बच्चे को ठीक है बेग साहब, मैं जवाब ले लूं सर, वक्त बहुत कम है इसलिए। करते हैं, ये कौन सा गले लगाने वाली बात है? ठीक है बेग साहब, पूछना चाहता हूं जितने भी जिम्मेदार है दिल्ली से लेकर श्रीनगर तक, चाहे हमारी चीफ मिनिस्टर साहिबा है, ठीक है वेरी साहब, मैं आ रहा हूं सर, बाकियों का वक्त खत्म हो जाएगा सर, लास्ट मिनट है। ठीक है बेग साहब, अगर आप इस पर रिएक्ट करना चाहें सर। बेग साहब धकेल रहे हैं। जी हो फरमाएं, बताएं ना कि आखिर अगर आप इसके साथ नहीं हैं तो आप एजाज साहब पर कार्रवाई कर दीजिए, कम से कम स्टैंड तो क्लियर हो कि इस तरह की गुमराह करने वाले बयान के साथ नहीं है हुकूमत। थोड़ा शॉर्ट में रखिएगा सर। हमारी जम्मू कश्मीर और लद्दाख की जो टोटल रिप्रेजेंटेशन है, एमएलसीज और एमएलए 126 के करीब है। 126 में से डॉक्टर इफ़त के 126 में से इनाम साहब ने 2 4 5 आदमियों का जिक्र किया कि उन्होंने ठीक है सर, माफी के साथ हम 120 एमएलए के करीब ऐसे हैं जिनका मुतफिका एक ही सोच है, और वो ये है कि कश्मीर में अमन होगा। अब साथ नहीं है हिंदुस्तान इस बात के सर, एक्शन ले लेना तो कम से कम एक मैसेज चला जाए। मैसेज की बात नहीं हो रही है, एसपी सिन्हा साहब फाइनल कमेंट आपसे कंक्लूड करना चाहूंगा शॉर्ट में सर, बहुत है उसका सॉल्यूशन। आप अपनी बात, राजधर्म क्या है, खून खराबा के लिए कश्मीर में कौन जिम्मेदार है, प्रश्न पूछिए। ठीक है बेग साहब, ये फाइनल सवाल है आपका, अगर 5 सेकंड में 10 सेकंड में जवाब दे पाए, क्योंकि इससे ज्यादा वक्त नहीं सर। जी क्या सवाल है आपका? राजधर्म क्या कहता है और खून खराबा के लिए कश्मीर में कौन जिम्मेदार है? मैं ये समझता हूं कि जो कश्मीर में इस वक्त ये खून खराबा है, ये हमारे सिस्टम के फेलियर की वजह से। सिस्टम का फेलियर है, लेकिन उसको दुरुस्त करने की जिम्मेदारी सरकार की ही है, और सरकार इसमें फेल हो रही है, तो कहीं ना कहीं सरकार खराब। ठीक है सर, कोशिश, माफी के साथ वक्त कोशिश इजाजत नहीं है। ठीक, अच्छी बात है पार्टीज है सर, वो कोशिश दिख रही है सर, इंशाल्लाह कोशिश दिख रही है सर, कश्मीर को इस दलदल में से निकालेंगे। ठीक है सर, आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े, बातचीत में शामिल हुए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोशिश की जा रही है हुकूमत की तरफ से, लेकिन कोशिश वो कैसी हो रही है कि आखिर गुमराह करने की बात की जाती है और उस पर एक्शन भी नहीं लिया जाता। आज का मुद्दा में बस इतना ही।